गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरियस स्टेप्स। मतलब अपने पास यहाँ पर दो पॉइंट है कि एक तो है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरियस स्टेप्स। तो इस वेरियस स्टेप्स का क्या मीनिंग है अपने पास? इसका मीनिंग है कि अपने पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे वो मोर देन 2 होंगे। ठीक है, तो जो भी अपने पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनके रेस्पेक्ट में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरियस स्टेप्स। और एक कंप्लीट रिएक्शन के लिए रेट निकालोगे तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास रिएक्शन है 2A to B, ये रिएक्शन। ठीक है, अब इस पर T इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C0 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0। 8T टाइम concentration of reactant becomes C0 minus 2x, then concentration of product become x। ठीक है, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका कितना मोल फॉर्म होगा? 1 मोल। तो इसके 2x मोल जब रिएक्ट करेंगे तो इसका कितना मोल फॉर्म होगा? x मोल। तो t टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई C0 माइनस 2x और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई अपने पास x। ठीक है, अब अपन A के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A। तो A क्या है अपने पास? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के लिए कौन सा साइन यूज में लेना है? नेगेटिव साइन। तो माइनस DA बाई dt। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? माइनस DA बाई dt इज इक्वल टू माइनस, तो देखो A की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंजेज हुआ? ये हो गया अपना C2 और ये हो गया अपना C1। तो C2 माइनस C1 करोगे तो कितना आएगा? माइनस 2x। तो चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ अपना? माइनस 2x। तो ये हो गया d माइनस 2x बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 2 dx बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये मिला अपने को रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A। तो A के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हो गई अपनी प्लस 2 dx बाई डी टी। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू प्लस dB बाई डी टी इज इक्वल टू, तो देखो चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन, तो C1 कितना था? 0 और C2 कितना हो गया? x। तो C2 माइनस C1 कितना मिलेगा अपने को? x। तो चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ अपने पास? x। तो ये हो गया अपने पास प्लस dx बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये अपन ने क्या निकाला? रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A एंड B। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरियस स्टेप्स। ठीक है, अब अपने पास है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास कितनी है? 1। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना आना चाहिए अपने पास? 1। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करोगे? जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होगा? ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे। तो माइनस
हाफ डी ए बाई डी टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से अपने को क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था कि रिएक्शन अपने पास कितनी है 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 1, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां से देखो कि इन इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में इस साइड वाला जो पार्ट है वो आपका सेम है dx बाई डी टी, और यहाँ भी कितना है अपने पास dx बाई डी टी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा सेम, तो ये दोनों पार्ट हो गए अपने सेम, मतलब माइनस हाफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी, दोनों की वैल्यू क्या हो गई इक्वल। ठीक है, इट मीन्स यही अपना क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हो गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है सिमिलर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास एग्जांपल नंबर 2, तो रिएक्शन है 3b 3a 2b प्लस c, ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए वो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए बी एंड सी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सी नॉट बी 0 सी 0, कॉन्सेंट्रेशन एट t टाइम, तो इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो B के 2 मोल फॉर्म होंगे और C का 1 मोल फॉर्म होगा। इट मीन्स इसके 3x मोल जब रिएक्ट करेंगे तो इसके 2x मोल और C का x मोल फॉर्म होगा। ठीक, तो T टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी C नॉट माइनस 2x 3x 2x और ये हो गई x। ठीक है, अब निकालना अपने को रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। तो देखो चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, तो C2 माइनस C1 करोगे कितना मिलेगा माइनस 3x, तो ये हो गया अपना माइनस 3x बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 3 dx बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू प्लस dB बाई डी टी इज इक्वल टू, तो चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2x, तो कितना मिलेगा जब यहाँ पर 2x लिखोगे तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू C इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है C के लिए x, तो ये हो गया dx बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A B एंड C। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो ये कितना होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो माइनस 1/3 डी ए बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 4।
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड dx by dt इज इक्वल टू 2 यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया 1/2 dB by dt। इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड dx by dt इज इक्वल टू प्लस dc by dt। इक्वेशन नंबर 6। तो देखो ये वाला पार्ट इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा इक्वल, तो ये अपने को क्या मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने को रेट ऑफ रिएक्शन मिली, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/3 dA by dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dB by dt इज इक्वल टू प्लस dc by dt। तो इस रिएक्शन के लिए ये हो गई अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एक रिएक्शन दे दूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे पास एक रिएक्शन है M1 N1A प्लस N2B टू M1C प्लस M2D, ये रिएक्शन है। अब मैं कहूँ कि इस रिएक्शन के लिए तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है या फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होगा, ये आपको अब डायरेक्ट निकालना। तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तो देखो जैसे अपने पास इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2A2B और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिली अपने को ये। ठीक है, तो देखो ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, ये अपने पास बी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। ए के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिवाइड किया अपन ने 2 से और बी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिवाइड किया अपन ने 1 से, तो अपने को मिल गया यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स ये 2 और 1 क्या है अपने पास स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स ए और बी के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने कैलकुलेट करी उसको उसके स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर से अगर डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा अपने को रेट ऑफ रिएक्शन। उसी प्रकार से देखो एग्जाम्पल नंबर 2 था 3A2 2B और C, इसका स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर कितना है 3, इसका 2 और इसका 1। तो A, B और C के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसको 3, 2 और 1 से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिली अपने को, ए के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको 3 से डिवाइड कर दिया, इट मीन्स स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर ऑफ ए से अपन ने डिवाइड कर दिया। बी के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको 2 से डिवाइड कर दिया और सी के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको 1 से डिवाइड कर दिया, तो अपने को क्या मिल गया यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुल मिला के अपने को क्या करना है कि जो वेरियस स्टेप के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे उसको उसके स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर अपने को क्या मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब अपने पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लेनी है डायरेक्ट, तो कैसे लोगे, तो इसके लिए देखो ए अपने पास रिएक्टेंट है तो ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी -dA/dt। इसका स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर कितना N1, तो इसको कितने से डिवाइड करोगे N1 से, तो इसको डिवाइड किया अपन ने डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू बी के रेस्पेक्ट में तो -dB/dt। स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर कितना है N2, तो इसको डिवाइड किया अपन ने N2 से इज इक्वल टू प्लस dC/dt और SF कितना है M1, तो इसको डिवाइड करोगे M1 से
प्लस इज इक्वल टू प्लस 1/m2 dd/dt। तो ये मिल गया अपने को रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ए बी सी डी के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उसको स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से डिवाइड करने पर अपने को क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो नोट में आपको क्या नोट करोगे यहाँ पर कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए जो वेरियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरियस स्टेप्स है उसको SF से डिवाइड करने पर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ऑब्टेन। ये अपने को यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन ऑन डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरियस स्टेप्स। मतलब वेरियस स्टेप्स के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको किससे डिवाइड करना है, पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर है उससे अपने को डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन तो अपना यही होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको वेरियस स्टेप्स के रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन पूछेगा। तो रिलेशन देखो क्या है, जैसे अपने को यहाँ पर पूछा कि ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन और बी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रिलेशन है। तो रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं कहूँ कि ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन तो -dA/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 2 किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर, तो 2 dB/dt ये मिला। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये रिलेशन हो गया। अगर अपने को इसकी वैल्यू दे दी और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा अपने को, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे दी और अपने को पूछा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वो वैल्यू होगी जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। फिर यहाँ पर देखो अपने को पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो यहाँ से देखो अपने को ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगी, -dA/dt इज इक्वल टू, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3/2 dB/dt ये रिलेशन हो गया। इट मीन्स ए के रेस्पेक्ट में जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइम है, 3/2 टाइम, या यूं कह सकते हो 1.5 टाइम। तो इस प्रकार से अपने को रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रेट लॉ। तो ये जो टॉपिक है आपका रेट लॉ, ये अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम में भी था। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो इसका स्टेटमेंट क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। स्टेटमेंट क्या है अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to rate of reaction is directly proportional to multiplication of concentration of reactant। इसका मीनिंग हुआ कि जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है
तो उसमें जो रिएक्टेंट अपने को दे रखा है रिएक्शन में, उनकी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे मेरे पास रिएक्शन है प्लस बी टू सी प्लस डी, ये अपने पास रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में अगर अपन बात करें तो ये तो अपने पास ए एंड बी तो क्या है, रिएक्टेंट, और ये अपने पास क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो अपन इस रेट लॉ में ओनली किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट कौन हो गया अपना, ए एंड बी, ठीक है। अब उसमें ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ये क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो रिएक्टेंट ए का स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर कितना है, ए स्मॉल ए, और रिएक्टेंट बी का स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर कितना है, स्मॉल बी। उसी प्रकार से अगर बात करें प्रोडक्ट सी का स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर सी, और डी का स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर हो गया अपना स्मॉल डी, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर अपन बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो रिएक्टेंट कौन है अपने पास, ए एंड बी, और इनका क्या लेना है, ये तो क्या हो गई, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और इन दोनों को क्या लेना है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इनकी जो पावर है आपके पास वो हो गई N1 और N2, इनकी पावर कितनी है, N1 एंड N2, ठीक है। अब आप इक्विलिब्रियम में क्या करते थे, जो स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर है वो जाता था आपका पावर में, मतलब अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करूं तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी, ए और बी, ये पावर आएगी यहाँ पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम बात करूं तो यहाँ पर पावर मिलेगी अपने को N1 एंड N2, ठीक है। तो ये जो आपकी N1 की वैल्यू है मे बी इक्वल टू ए और मे नॉट इक्वल टू ए, एंड वैल्यू ऑफ N2 मे बी इक्वल टू बी और N2 मे नॉट इक्वल टू बी। तो इसकी वैल्यू आपकी ए एंड बी के इक्वल पॉसिबल भी है और पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है और आपकी ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तब तो आपके केमिकल इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब ये वाली पॉसिबिलिटी होगी तो केमिकल इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो इस डिफरेंस के पीछे रीज़न क्या है कि अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में इसमें बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इट मीन्स 0 टाइम टू t टाइम, इसके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। जबकि केमिकल काइनेटिक्स में जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने पास टाइम है 0 टू t, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम t पर अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो एवरेज है और यहाँ पर क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, एक पर्टिकुलर टाइम t पर रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अपने पास यहाँ पर पॉइंट था एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर एक्टिव, देन N1 is equal to A and N2 will be equal to B। मतलब सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास वो अगर एक्टिव है तो अपने पास ये वाली कंडीशन मिलेगी, और सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिव नहीं है तो अपने को ये वाली कंडीशन मिलेगी। अब तुम कहोगे सर अपने को कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल्स एक्टिव है या नहीं है, तो अपने को ये पता नहीं चलेगा
क्योंकि ये क्या है अपने पास एक प्रैक्टिकली वैल्यू होगी जो अपने को कोई ना कोई हिंट दे रखी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, जब कोई हिंट नहीं देगा तो उसका मीनिंग अपने पास कंडीशन क्या होगी, n1 इक्वल टू a एंड n2 इक्वल टू b। इट मीन्स स्टाइकियोमेट्रिक फैक्टर को कहाँ लेके जाओगे, पावर में। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो अपने को यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा k। तो ROR इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A पावर n1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पावर n2। तो ये जो k है अपने पास, ये इस k को क्या कहेंगे, रैट कांस्टेंट। इस k को तो क्या बोलेंगे, रैट कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन अपनी, इस इक्वेशन को क्या कहोगे, रैट इक्वेशन। रैट इक्वेशन, तो ये रैट इक्वेशन हो गई, ये रैट कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 1m and concentration of B is equal to 1m, then rate of reaction become equal to K। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो K है ये आपका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तब इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, या डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए तो डेफिनेशन क्या होगी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B, इट मीन्स इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट, देन rate constant of reaction become equal to rate of reaction and it's known as a specific rate constant। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिट है तो रेट कांस्टेंट को क्या कहोगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेट इक्वेशन। अब मैं बात करूं n1 प्लस n2 में भी इक्वल टू a प्लस बी, और n1 प्लस n2 इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी। तो ये आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो n1 प्लस n2 है, चाहे अपने पास ये वाली पॉसिबिलिटी हो चाहे ये वाली पॉसिबिलिटी हो, तो इस n1 प्लस n2 को, n1 प्लस n2 इसको इंडिकेट किया अपन ने स्मॉल n से। तो ये स्मॉल n अपने पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n हो गया अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने पास एक प्रैक्टिकली वैल्यू है जिसके लिए अपने को कोई ना कोई हिंट क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना रेट लॉ। तो रेट लॉ में अपने को क्या करना है, रेट इक्वेशन लेनी है। ठीक है, तो रेट इक्वेशन कैसे लेनी है, ROR इक्वल टू K, और जो रिएक्टेंट है आपका उसकी कोई ना कोई पावर होगी। ठीक है, तो ये रेट इक्वेशन हो गई। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, जो रेट इक्वेशन होगी उस रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी पावर का जो सम है, टोटल है, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या है, ROR, या दोबारा लिख देता हूं मैं इसको,
इक्वेशन अपने पास रेट इक्वेशन ROR इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ B पावर N2, ये रेट इक्वेशन है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन पावर N1 और कॉन्सेंट्रेशन पावर N2। तो K कॉन्सेंट्रेशन पावर N1 प्लस N2 इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन पावर N1 प्लस N2 को अपन ने क्या लिखा है N, ठीक है। और N रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक। तो K इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, तो इसको जब इधर लेके आओगे नीचे आएगा, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी -1 और इसकी पावर कितनी है 1, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी हो गई 1 माइनस N। और टाइम को जब ऊपर लेके जाओगे तो टाइम इनवर्स। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट पुट करो, क्या हो जाएगी मॉल पर लीटर, और यहाँ पर टाइम की यूनिट पुट करो तो क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो K इज इक्वल टू मॉल पर लीटर पावर 1 माइनस N, और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड और इनवर्स, ठीक है। तो मोल की पावर कितना हो गया, मोल की पावर हो गया अपने पास 1 माइनस N। लीटर की पावर कितना हो गया, तो लीटर की पावर हो गया अपने पास N माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो ये हो गई अपने पास यूनिट ऑफ K। ये क्या हो गई यूनिट ऑफ K, ठीक है। अब जितने ऑर्डर के आपके पास रिएक्शन है उतनी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो और यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी अपने को 0 to 3, ठीक है। तो ऑर्डर इट मीन्स N और यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K। तो जैसा अपने पास ऑर्डर हो गया 0, 1, 2, तो इसकी यूनिट क्या होगी देखो, N की जगह पुट करोगे 0, तो 0 पुट करने पर यहाँ पर मिलेगा अपने को मॉल पर लीटर पर सेकंड। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो गई आपकी मॉल पर लीटर पर सेकंड, मॉल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए N इक्वल टू कितना पुट करना है 1, तो जब 1 पुट करोगे तो मॉल की पावर 0 इट मीन्स 1, लीटर की पावर 0 इट मीन्स 1, तो अपना क्या बचेगा यहाँ पर सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो N इक्वल टू 2 पुट करोगे तो अपने को मिलेगा मॉल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात नोट करी होगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो अपने पास क्या है मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दोनों क्या है अपने पास सेम, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K, ठीक। तो 2 पॉइंट हो गए अपने पास रेट लॉ एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।